यार टू एवरीवन, मेरा नाम निकिता लखानी है और मैं आज ये सेशन की होस्ट रहने वाली हूँ। बिफोर वी बिगिन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन, जो हमारा की ये सेकंड सेशन है मारो व्यापार हमारी प्रगति का। आशा है कि पिछले सेशन में जो भी हमने सीखा, जो भी हमारे पास नॉलेज आई है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो चीज को हम हमारे साथ हमेशा याद रखेंगे। आज का जो कि ये सेकंड सेशन है वो प्लानिंग के ऊपर है। प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, प्लानिंग में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और हम कैसे हमारे बिजनेस का प्लान बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले हम काफी फॉर्चुनेट है आज कि हमारे साथ प्रेसिडेंट जमाल प्रधान हमारे साथ है। आई वेलकम यू टू दी सेशन चेयरमैन सर। थोड़ी सी चीजें चेयरमैन सर के बारे में बोलना चाहूंगी। चेयरमैन हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे 2012 से लेके 2019 तक, और 2019 से लेके आज दिन तक वो एनकैप पे चेयरमैन है। इनकी सेवा की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। चेयरमैन सर ने हमारे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया है और वो हमेशा सेवा के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर हम उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो चेयरमैन सर को ओनर है प्रधान मर्केंटाइल कंपनी का, विच इज इनटू रेडीमेड अपैरल्स, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और जिनका एक्सपोर्ट भी होता है। चेयरमैन सर के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स में, जो कि इन्वॉल्व करता है मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और रियल एस्टेट। और चेयरमैन सर डीसीबी बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 2013 से लेके 2021 तक। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो चेयरमैन सर ने बैचलर्स इन कॉमर्स किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने ओपीएम प्रोग्राम दैट इज ओनर प्रेसिडेंट मैनेजमेंट किया हुआ है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चेयरमैन सर, आपका काफी स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे जमात के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे 2 शब्द कहे प्लीज। ओवर टू यू। थैंक यू निकिता, थैंक यू फॉर अ काइंड इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू आदिल और फारा चेयरमैन, मुझे इधर इनवाइट किए बात करने के लिए। तो मुझे जब थोड़े दिन पहले आदिल और सोहेल भाई फोन किए थे कि भाई आप अगर हमारे सेशन जो ये प्लानिंग और गोल सेटिंग पे है, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। तो जब मुझे उन्होंने पूछा कि अगर मैं अवेलेबल हूँ और बात करूँ, तो मैं ठीक है, चलो मैं थोड़ा एक मैं उसको पहचान वाला है मेरा कोई शॉपकीपर है हनीफ भाई करके, उसकी खुद की बॉम्बे में दुकान है सबर्ब्स में जूते की। तो मैं उनको पूछा कि हनीफ भाई आप प्लानिंग गोल सेटिंग उसमें आपका क्या राय है और क्या सोचना है। तो उनका बोलना था क्लियर कि भाई हम व्यापारी है, हम एक क्रिकेटर बैट्समैन जैसे है, हम पिच पे जाते हैं, जैसा बॉलर बॉल डालता है हम वैसा इनिंग्स खेलते हैं। हमको कोई उस टाइम पे हम डिसाइड करते हैं, हमारे पास एक इंस्टिंक्ट है, हमारे पास एक बुद्धि है, बिजनेस बुद्धि है कि हम बॉलर जो हिसाब से बॉलिंग डालता है, मार्केट जो हिसाब से बिहेव करता है, जो हिसाब से कस्टमर है, तो हम उस पर डिपेंड करते हैं कि मार्केट और कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है। और इसके वजह से जो हम पहले कुछ प्लानिंग और इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। बात तो सही थी। तो मुझे खाली क्वेश्चन पूछना था, आप लोग में से कितने जन ये हनीफ भाई की जो ये थियरी से एग्री करते हैं कि हम मार्केट से डिपेंडेंट है, हम जो एनवायरनमेंट से डिपेंडेंट है, हम हमारा प्लान है गोल सेटिंग में कोई महत्व है ही नहीं। तो मैं क्विक रिक्वेस्ट करूंगा निकिता से कि एक पोल नोट करें। हमको लगता है कि जो हनीफ भाई का जो स्टेटमेंट है ये सही है, हम यस दबाएंगे, और अगर हम ना बोलते हैं तो हम नो बोलेंगे, जो हमको लगता है कि क्या हकीकत हमारे लिए क्या महसूस होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट हाफ एंड हाफ। आधे जन को लगता है कि ये जो है हम मार्केट से डिपेंड करते हैं, हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम क्या गोल सेटिंग क्या कर सकते हैं। हम अगर हमारे पास बिजनेसमैन तरीके की इंस्टिंक्ट है, एक स्किल है, हम जुगाड़ करके हम जो करना है उस टाइम पे बेस्ट चीज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आधे जन को लगता है ये, आधे जन को लगता है हनीफ भाई गलत है। तो इसके बाद मैंने हनीफ भाई को पूछा कि भाई अगर आप समझो, अगर बॉलर एकदम सही बॉलिंग किया, पिच एकदम बैट्समैन के फेवर में नहीं है, तो आप एकदम कम स्कोर करेंगे तो चलेगा आपको? तो बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जब हमारा तो महीने का, मुझे अगर मैं 40,000 का धंधा रोज का नहीं किया तो मुझे मेरा पगार, भाड़ा, घर का खर्चा नहीं निकाल सकता हूँ मैं। तो आपके मन में 40,000 का मैं बोला एक टारगेट है ना, तो उतना आप धंधा आज नहीं करेंगे तो कल आप समझा 30 किए तो कल आपको 50 करना पड़ेगा। तो बोला वो तो सही है। तो बोला इसका मतलब अगर आप समझो सेकंड बैटिंग करते हैं
और आपके स्कोर बोर्ड है आपके सामने, आपको मालूम है कि आपको इतना रन बनाना है जितना आपको जीतने के लिए चाहिए, जिसमें आपको घर का खर्चा निकालना है, आपके आदमी की पगार, भाड़ा, ईएमआई, जो भी आपका खर्चा है फिक्स आप निकालते हैं। तो बोले एकदम सही है, उतना मुझे मालूम है कि 40,000 मुझे निकालना है, कि नहीं निकला ये महीना तो एक वीक नहीं निकला तो नेक्स्ट वीक निकाल दूंगा। कोई कोई महीने में अच्छा रहता है, कोई महीने इतना अच्छा नहीं रहता, सीजन रहती है, ऑफ सीजन रहती है। तो बोला अगर समझे आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप क्या टारगेट सेट करना आपके लिए जो है, तो अगर समझे आप आपको सेट करना है टारगेट, आपको तो ये सेकंड बैटिंग करते तो आपको मालूम है कि मेरा ये फिक्स खर्चा है, निकालना है, नहीं निकाला तो मैं आउट हो जाऊंगा, हार जाऊंगा गेम। आप अगर फर्स्ट बैटिंग करते तो आप किस तरीके से आपका स्कोर सेट करेंगे? तो बोले वो थोड़ा माइंड में तो रहता है कि हमको क्या आगे प्रिडिक्शन है, क्या हम हमारा क्या खर्चा आगे आने वाला है। तो उनका हकीकत में हमको लगता है हमको प्लानिंग और टारगेट हमारे माइंड में नहीं है। हर इंसान कोई कुछ न तो कुछ टारगेट और प्लान लेके आता है। अब वो कितना साइंटिफिक है, कितना बिजनेसमैन, कितना उसका उसके माइंड में जो गोल है, टारगेट है, सही है, गलत है, और अचीव ज्यादा सोच के रखा है, कम सोच के रखा है, कि जैसे आज मेरे को मालूम है कि भाई मेरे पास एक सर्टेन खर्चे आने वाले हैं, कि घर में शादी होने वाली है, या घर रिपेयर होने वाला है, या मुझे एजुकेशन का खर्चा है, या मेरी ओल्ड एज का खर्चा है। तो हम कोई नहीं तो कोई मन में टारगेट होता है, हम शायद लिख के रखते हैं कि नहीं लिख के रखते हैं, हम ओपनली बोलते हैं नहीं बोलते हैं, सही तरीके से हम वो प्रोसेस में गए कि नहीं गए, किस तरीके से हम वो टारगेट को अचीव करते हैं, रिव्यू करते हैं, हम एक कोई प्रोसेस करते हैं। आज देखो अगर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई ऑर्गेनाइज बिजनेस होता है तो उनके पास क्योंकि इतने लेयर्स, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उनको सबको रिव्यू जो करते हैं, एक मिलके एक गोल सेटिंग होता है, मिलके एक प्लान बनता है, एक स्ट्रेटेजी बनती है, उसके बाद रिव्यू होता है। बट हम बिजनेसमैन भी हमारे हिसाब से एक इंडिपेंडेंट व्यापारी तरीके हम भी कुछ न तो कुछ माइंड में है, हमें हमारी रियलिटी पता, हमारी हमारी फैमिली की जानकारी हमको है, तो ये हकीकत में है। बट आज की जो सेशन में है सोहेल भाई और शफीक भाई हमको आज थोड़ा और इसमें ज्ञान देंगे कि जिस तरीके से हम एक टारगेट रखना, जैसे हम फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो हम इस तरीके से टारगेट रखना कि जो विनेबल टारगेट हो। हम ज्यादा ओवर अचीव करने जाएंगे तो हम विकेट्स खो डालेंगे, हम आउट हो जाएंगे सब। हम कम टारगेट एकदम सेफ्टी खेलने जाएंगे तो हम हार जाएंगे मैच जल्दी से जल्द। तो हमको वो उस तरीके से हमारे को वो हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी नीड क्या है, हमारी एनवायरनमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो हमको ध्यान में रख के एक टारगेट या गोल सेटिंग करना है, और साथ साथ में किस तरीके से प्लान बना के अचीव करना है। और इसमें एक एक 3 या 4 पॉइंट जो है आज कोई कोई एक हमारे जो बिजनेस के गोल है, हमारे पर्सनल एक गोल्स के क्वेश्चन लाइफ के गोल रहते हैं कि हम क्या, हमारी एक आवक एक सवाल है, क्या हमको इस साल, नेक्स्ट ईयर, आगे के साल में क्या कमाना है, हमारे फ्यूचर क्या है, हमारे रिटायरमेंट के क्या, हमारे बच्चे के क्या खर्चे, हमारी फैमिली के क्या खर्चे, हेल्थ केयर के, हमारी फैमिली को हम किस तरीके से लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। हर इंसान की एक स्पेशलिटी है कि वो जो लाइफस्टाइल या जो उसको मिला है, जो 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 क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो अपने बच्चे को उससे बेटर देना चाहता है, और यही आशा करता है कि उसके बच्चे को, और हर हर जनरेशन से ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होते रहे। तो हमारी फैमिली के क्या गोल है, हमारे पर्सनल हेल्थ के क्या गोल है, हमारी हेल्थ कंडीशंस, हमारे पास एनसीडी, हम टेस्टिंग, हमारा इंश्योरेंस, और हमें क्या वेल्थ क्रिएट करना है जब तक हम एक पीरियड ऑफ लाइफ में, समझो आज मुझे लगे मैं 60 इयर्स की उम्र तक मैं सर्टेन कमा के एक सर्टेन वेल्थ बना के रखूं, तो क्या वो वेल्थ सही है, इनफ है और बन सकता है, और किस तरीके से हम अचीव करें, हम किस तरीके से हमारा बिजनेस ग्रो करें, क्या हम सिस्टम प्रोसेस, क्या हम रिस्क ले। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हमने टारगेट अगर इस तरीके से सेट किया, रिस्क बिना रिवॉर्ड मिलता ही नहीं है। व्यापारी को तो एक फर्स्ट कंडीशन है कि बिजनेस का फर्स्ट रूल है कि अगर हम रिस्क लेने तैयार नहीं है तो हम बिजनेस छोड़ देना चाहिए, हमको जॉब, सिक्योर जॉब में चला जाना चाहिए। क्या हमने इस तरीके से जो अभी कोविड सिचुएशन, उसका डिस्ट्रप्शन हमने प्लान किया है, कल कोई सिचुएशन हो गया, जैसे मैच में बारिश आ गया, क्या हम मैच अच्छा खेलते हुए भी हार जाएंगे या कोई दूसरे मेथड से, कि हमें वो भी ध्यान में रखना है कि कल कोई गेम शॉर्ट हो गई तो किस तरीके से हम हमारी इनिंग्स को पेस करके रखें, किस तरीके से हम 6 महीने की हमारी एक्सपेंसेस को हम सेव करके हमारी बैंक में रखें, उतना मिनिमम, उससे ज्यादा किस तरीके से रखें, हमारे पास कोई प्लान बी है, प्लान सी है, किस तरीके से हम आगे बढ़े। आई थिंक ये सब हम, अगर ये मारू व्यापार मारी प्रगति की आज की जो सेशन है, और इसी ये स्पार्क है, एक इंसाइट है, हम आगे जाके
किस तरीके से ये जो नॉलेज है हमारा माइंड वर्क करता रहे, हम 4 जन से मिलके, हम फैमिली साथ बात करके, हम हमारे खुद के गोल्स, और गोल्स एक हमको एक तो पक्का है कि एक आज लाइफ का गोल हम सोचे कि हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी साथ, हमको आज नेक्स्ट 10 साल के बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मैं इन्फ्लेशन गिना हूं एक्स, उसको रिवाइज करना जरूरी है, हम रिव्यू करना जरूरी है। तो आज जो हमारे बाकी जो स्पीकर्स हैं हमको हेल्प करेंगे प्लानिंग, गोल सेटिंग, किस तरीके से हम उनके अचीव करें, एंड उसके बाद हम जो होमवर्क करें और हम खुद थिंकिंग करें, ये बहुत जरूरी है। और हर एक इंसान करता है, हर स्टूडेंट करता है अपनी एग्जाम के लिए, हर बिजनेसमैन हमारे इसके लिए करता है, और हर फैमिली मेंबर अपने खुद की, है ना, हर आदमी का गोल रहता है, बट शायद हम डॉक्यूमेंट नहीं करते, शायद बात नहीं करते, बोलते नहीं है, राइटिंग में नहीं लेते, तो शायद हमको वो सब करना पड़ेगा। तो इसके साथ में आपको जो मेन आपका जो प्रोग्राम के लिए जो आप लोग साइन किए, उनको आप के लिए हैंड ओवर करता हूँ, याली मदद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू सो मच चेयरमैन सर, इट वाज रियली वेरी नाइस टू हैव यू हियर। आपने जो भी कुछ हमको बोला गोल्स के बारे में, इट रियली इम्पैक्टेड अस, हमको सोचने पे मजबूर करता है कि या गोल्स आर इम्पोर्टेंट, हमको गोल्स होने चाहिए, रखने चाहिए, चाहे वो कोई भी लाइफ में रहने दो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या कहीं पर भी, और हर लेवल के लोगों के पास गोल होता है और होना भी चाहिए। इट वाज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द एड्रेस ऑफ द ऑडियंस। अभी हम हमारे सेशन की और आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन स्पीकर मिस्टर सोहेल पिरानी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सोहेल सर के पास काफी सारा एक्सपीरियंस है इनटू बिजनेस। उन्होंने 200 से भी ज्यादा कंपनीज को हेल्प किया है बिजनेस के उसमें ग्रो करने के लिए, और वो हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ काफी सारे अलग अलग लेवल्स पे जुड़े हुए हैं, और एज अ वॉलंटियर वो हमारे साथ इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के लिए भी साथ में है। Thank you so much, Sohail sir, for joining and taking up this session. I hand it over to you. Thank you very much, Nikita. So, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम MVMT सेशन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने देखे। विजन, यस महक, थैंक यू वेरी मच। रिस्क के बारे में बात की, अभी भी चेयरमैन साहब ने वापस रिस्क के बारे में बात की कि बिना रिस्क के देयर इज नो गेन। इनोवेशन के बारे में बात की, क्रिएटिविटी के बारे में बात की, यस सलीम जी। मार्केटिंग के बारे में बात की, गोल सेट करना है, यस। कैलकुलेटिव रिस्क, यस। प्लानिंग के बारे में बात की, ऑफ कोर्स महक, वेरी गुड। आज गुलजार वीरानी, यस, प्लानिंग के बारे में बात की, डिजिटलाइजेशन के बारे में बात की। सो अगेन आज हम और प्लानिंग को इन डेप्थ समझेंगे, या टीम लीडर्स के गोल होने चाहिए, कंपटीशन के बारे में, यस। न्यू बिजनेस माइंडसेट, क्वालिटीज ऑफ बिजनेसमैन, यस। माइंडसेट चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर बारिश हो रही है और अगर मैं हाथ में एक जग लेके जाऊंगा तो मुझे जग जितना पानी मिलेगा, अगर मैं एक ग्लास लेके जाऊंगा तो ग्लास जितना पानी मिलेगा, अगर टैंकर लेके जाऊंगा तो टैंकर जितना पानी मिलेगा, बशर्ते कि टैंकर का ढक्कन खुला हो। सो माइंडसेट इज ऑल अबाउट ओपनिंग अप। अपने आप के माइंडसेट को जब हम ओपन करेंगे, लोगों को अपने माइंडसेट को जब हम चेंज करेंगे, तो हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे चेंज आएंगे। सो या मेन थिंग हमने ये बात की थी, निजार जी थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग, कि एज जो है वो कोई मैटर नहीं करता है, जेंडर कोई मैटर नहीं करता है। आप रिच हैं, पैसे वाले हैं, या आप एक एवरेज या लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने वहां से स्टार्ट किया है। सो ये कोई भी चीज, कोई भी बंधन ऐसा नहीं है कि जो आपको रोक सकता है बिजनेस में सक्सेस पाने से। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हमने बात की थी, सीमा जी ने बताया, एक्यूरेसी, यस। सो टेलीस्कोप एंड माइक्रोसॉफ्ट, यस आरिफ जी, वंडरफुल। बिजनेसमैन के पास दो तरह की सोच होनी चाहिए, एक है टेलीस्कोप जहां पे वो दूर का देख सके, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट जिसमें वो आज का बात के बारे में सोच सके। सो हम आज दोनों के बारे में ही, प्लान के बारे में बात करेंगे कि टेलीस्कोप का रियल मतलब क्या है और माइक्रोस्कोप का रियल मतलब क्या है, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो बहुत ही वंडरफुल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीजों को समराइज किया। सो जैसा कि आप लोगों ने बताया, माइंडसेट के बारे में हमने बात की कि प्रोएक्टिव माइंडसेट होना चाहिए, एमबीए अप्रोच नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, रिएक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। रिस्क टेकिंग के बारे में हमने बात की। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेसमैन में हमने बात की कि बिजनेसमैन जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, यानी बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है कि सोसाइटी में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है
जिसको मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो क्रिएटिव होता है बिजनेस में। अब मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैट के अंदर बताया, लेकिन मैंने एक एक्टिविटी आपको दी थी और एक्टिविटी के अंदर हमने ये पूछा था कि इन सब माइंडसेट में आपके लिए सबसे क्रूशियल माइंडसेट कौन सा है। वो लर्निंग हो सकता है, रिस्क टेकिंग हो सकता है, अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करना हो सकता है, अपनी खुद की ब्रांड बनाना हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है, फोकस एरिया हो सकता है, फोकस ऑन ऑल बिजनेस फंक्शन एरियाज। तो ये इनमें से आप लोगों के लिए इंडिविजुअली हो सकता है, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं जो माइंडसेट है जो उसके लिए क्रूशियल हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि आपके हिसाब से कौन सा माइंडसेट आपको ये लगता है कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो फिरोज जी ने बताया कि टू क्रिएट ओन ब्रांड, वंडरफुल। एजाज जी बता रहे हैं कि ट्रस्ट करना, यस, ट्रस्ट ऑन सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉय। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ओन ब्रांड फोकस, यस। इम्प्लीमेंटेशन, यस, हमने बात की थी कि दिस इज द 21st सेंचुरी, यहाँ पे स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज फाइन। वो ही आगे बढ़ेगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड सबसे ज्यादा होगा। लर्निंग, ओके। टारगेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पेशलाइजेशन, ओके। गुडविल, कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। फोकस ऑन फंक्शन, हाउ टू एक्सटेंड माय बिजनेस विथ न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। बिजनेस एथिक्स, हार्ड वर्किंग, ओके। प्लानिंग, ओके, वंडरफुल। नादिया, रिस्क टेकिंग, ओके। मार्केटिंग, ऑलवेज बी क्रिएटिव, यस यस। डिजिटल मार्केटिंग, ओके, वंडरफुल। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पिक किया है। मेरे बिजनेस के लिए मुझे अपने कौन से माइंडसेट को बदलना है। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर आप और एक्शन प्लान करेंगे और आप वो बेनिफिट भी उसका आपको मिलेगा जो आप एक्शन लेंगे उसका। सो ये बहुत अच्छे से आपने इस सेशन को समझा है। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें अपने अपने जो विचार है वो आपने बताए हमें कि आपके लिए कौन सा माइंडसेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा और या आपने उसको एज ए लर्निंग लिया है। सो आगे बढ़ते हुए आज के सेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है इट इज ऑल अबाउट की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो की ऑब्जेक्टिव यानी इस सेशन के जरिए हम क्या पाना चाहते हैं। तो जैसे पहले सेशन में हमने माइंडसेट के बारे में बात की थी, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ प्लानिंग। जैसा चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन आज हम एक नए तरीके से प्लानिंग को सीखेंगे जिसे हम कहेंगे होलिस्टिक प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है इसको समझेंगे, हमारे बिजनेस में इसकी इम्पैक्ट क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे और हम अपना प्लान साथ साथ आज डेवलप भी करेंगे। प्लीज आप लिखने के लिए पेन और पेपर प्लीज अपने पास रखिए ताकि हम जब भी इसके ऊपर डिस्कस करें, आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी है और अपने को यहाँ से आगे अपना एक प्लान बनाना है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले वो है बिलीफ, कि हमारी बिलीफ जो है उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है। तो इन तीन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम अपने बिजनेस प्लान को कैसे राइट कर सकते हैं तो उसकी हम शुरुआत करेंगे। बिजनेस प्लान जब हम बात करेंगे तो हम 6 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग का ओवरव्यू, प्लानिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा हम बात करेंगे बिजनेस एनालिसिस, कि बिजनेस के बारे में हम अपने बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं। तीसरा हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म प्लान, और हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्लान। फिफ्थ हम बात करेंगे माइक्रो प्लान, और छठा हम बात करेंगे हमारा बिलीफ सिस्टम। तो प्लानिंग के सेशन में आज हम 6 मुद्दों पे बात करने वाले हैं, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के ओवरव्यू से। तो बिजनेस प्लानिंग का ओवरव्यू, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि प्लानिंग है क्या। आप लोगों के क्या थॉट है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि प्लानिंग हर कोई करता है, बट एग्जैक्टली प्लानिंग के बारे में आपके क्या विचार है, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग टू मीट द गोल, ओके। मेकिंग डिसीजन, यस, वंडरफुल। टारगेट सेट करना, यस, एब्सोल्युटली राइट। गोल, ओके, यस। विजन, यस। सो प्री डिसाइडेड रोड, वंडरफुल वंडरफुल। बिजनेस विदाउट गोल इज लाइफ विदाउट सोल, ओह एक्सीलेंट, वंडरफुल। एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस, scheduling everything, road map, yes, excellent.
Planning is the estimation of cost, time and effort needed to achieve objective of business. So हम सबको प्लानिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता है. So प्लानिंग की डेफिनेशन अगर हम बात करें, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, हु इज टू डू इट, किसको करना है, हाउ इट इज टू बी डन, ये कैसे किया जाएगा, एंड व्हेन इट इज टू बी डन, और इसको कब करना है. सो हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, और ये कब तक करना है और किस तरह करना है. जब हम इसका काम करने से पहले इसके बारे में जब हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने एक प्लान बनाया है, एक प्लान डेवलप किया है. अलमास जी का कहना है हाउ विल वन गो थ्रू अहेड. यस, एक्सीलेंट. सो व्हाई टू प्लान, मुझे ये समझना है कि आप हमको प्लान क्यों करना है, प्लानिंग के क्या फायदे हैं, आप मुझे ये बताइए. सक्सेस मिलेगी फिरोज जी, ओके, ऑफ कोर्स. फॉर क्लियरेंस ऑफ जर्नी, यस. बिजनेस ग्रोथ के लिए, मेक इजी, यस. क्लैरिटी के लिए हमें करना है. टू रीच द गोल, यस. वी कैन प्रेडिक्ट द हर्डल्स, एक्सीलेंट. सॉलिड स्टेप टू टेक फॉर लॉन्ग, यस. क्लियर इन माइंड, मोर इफेक्टिव, यस. इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं, इजी टू वर्क एंड कंटिन्यू टू क्लियर आवर ऑब्जेक्टिव, यस. सो आप लोगों ने बहुत सही से बताया कि हमें प्लान इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज हमें ये सारी चीजें चाहिए. सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक दो लूंगा और उसके बाद आपको हम प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ेंगे. क्रिएट वेल्थ, यस. अजमुद्दीन जी, बिजनेस डेवलपमेंट, यस. आप लोगों ने जो बताया वही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. वंस यू प्लान यू जस्ट नीड टू गेट इनटू द एग्जीक्यूशन. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. तो अगर आपने प्लान बना लिया है तो आपका मेंटल फोकस आ जाएगा. अब आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा और वो है एग्जीक्यूशन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे. तो जैसे हमने पहले सेशन में देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन जो फास्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको सक्सेस मिलेगी, उसको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेंटली फोकस होना जरूरी है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक 15 दिन के टूर पे जाना है तो मुझे कितनी चीजों का प्लानिंग लगेगा, चलिए बताइए. 15 दिनों के टूर पे मुझे जाना है तो मुझे प्लानिंग में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा. सबसे पहले ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा, यस. होटल बुकिंग करना पड़ेगा, यस. क्लोथ, महक कोटड़िया ने बहुत अच्छे से बताया क्लोथ. लेकिन क्लोथ कौन से, 15 दिन की जर्नी पे मैं कहाँ जा रहा हूँ. अगर मैं एक ठंडे इलाके में जा रहा हूँ, मैं गर्म इलाके में जा रहा हूँ, वहां का एटमोस्फियर क्या है, पैसा कितना चाहिए, शेड्यूल, यस. कब मैं निकलूंगा, रूट कौन सा लूंगा, मेरी कॉस्ट कितनी होगी, एक्सीलेंट. फाइनेंशियल बजट कितना लगेगा, अमाउंट का बंदोबस्त, यस. लोकेशन क्या है, आउटकम, इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करना है, वंडरफुल. तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था. रिटर्न जर्नी, यस. सो एक 15 दिन की जर्नी में हमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है. अब आप एक बात बताइए, अगर हम अपने बिजनेस को कहीं ले जाना चाहते हैं तो क्या वो जर्नी है या नहीं, और उस जर्नी में हमें कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. जब 15 दिन की जर्नी में हमें इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है, इतनी सारी चीजें हम एडवांस में सोच लेते हैं, तो जब हमें बिजनेस को कहीं लेके जाना है आने वाले 3 साल में, 1 साल में, उसके लिए भी हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा. सो हम सबको पता है प्लानिंग कैसे का महत्व क्या है. तो इस पे हम ज्यादा बात ना करते हुए थोड़ा सा इसको और हम ब्रीफ कर लेते हैं बिफोर वी एंटर इनटू द प्लानिंग प्रोसेस. तो आप लोगों ने जो बताया प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेटरमेंट, हमारे फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए हम प्लानिंग करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट प्लान करता है. इट इज अ जीपीएस फॉर योर बिजनेस. जीपीएस का मतलब क्या है, जीपीएस हमें क्या देता है. फॉर एग्जाम्पल हम 2 लोगों को जंगल में छोड़ते हैं और दोनों को बाहर निकलने के लिए टाइम दिया जाता है. एक के पास जीपीएस है और एक के पास जीपीएस नहीं है या मैप नहीं है. तो पहले कौन बाहर निकलेगा, जिसके पास जीपीएस है. राइट डायरेक्शन मिलेगा उसको, उसके पास क्लियर डायरेक्शन होगा, पाथवे होगा, यस. एक बेनिफिट ये है कि हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा बिकॉज हम लोग के पास जीपीएस इन ऑल मोबाइल है. यस रफीक भाई, आई नो. सो हमारे बिजनेस का जीपीएस क्या है, हमारा जो प्लान है वो हमारे बिजनेस का जीपीएस है. यानी हमें कहाँ पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है, हमें हमारी मंजिल क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, ये हमारे बिजनेस का जीपीएस है. तो प्लानिंग इज जस्ट वर्क एज ए जीपीएस फॉर योर
बिजनेस। अच्छा, जो प्लानिंग के साथ काम करता है और एक बिना प्लानिंग के काम करता है, तो दोनों की मार्केट में एज ए बिजनेसमैन इमेज किसकी ज्यादा अच्छी होगी? जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहा है उसकी, मतलब जो प्लानिंग के साथ कर रहा है उसकी एक अच्छी इमेज बनेगी मार्केट में, या जो बिना प्लानिंग के कर रहा है? ऑफ कोर्स जो प्लानिंग के साथ काम कर रहा है उसकी एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन के तौर पे इमेज बनेगी। ओके, रिड्यूस वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? अगर मैंने प्लान नहीं किया तो मैं बहुत सारी जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज लगा दूंगा। रिसोर्सेज इज मनी, रिसोर्स मैन पावर, रिसोर्स जगह, रिसोर्स हमारा मशीनरी, हमारा प्रोडक्ट। अगर मैंने सही से प्लान नहीं किया तो बहुत सारी जगह पे मैं अपना रिसोर्स लगा दूंगा जो बाद में जाके हो सकता है कि मुझे काम न लगे, वेस्टेज हो जाए। दूसरा, अवॉइड लास्ट मिनट हिकअप। अगर मैंने प्लान नहीं किया और मुझे यहाँ से कहीं जाना है जर्नी में, मैंने टिकट बुक नहीं करवाया, यानी वो मैंने प्लानिंग नहीं किया, तो मैं कितना परेशान होऊंगा। मुझे टिकट इमीडिएट बुक कराना पड़ेगा। मुझे अगर टिकट नहीं मिला, हो सकता है मुझे जर्नी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सो मेरा लास्ट मिनट मुझे बहुत सारा हैरेसमेंट हो सकता है, बहुत सारा मैं स्ट्रेस में आ सकता हूँ बिकॉज मैंने प्लान नहीं किया है। इसके अलावा प्लानिंग का एक और बेनिफिट ये है कि अगर हम इन्वेस्टर को लेना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में कोई एज ए पार्टनर इन्वेस्ट करे, एज ए वीसी इन्वेस्ट करे, कोई बैंक मेरे बिजनेस में पैसा लगाए, तो वो लोग क्या मांगेंगे आपके पास? दे विल आस्क फॉर योर बिजनेस प्लान, कि भाई आपका बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस के सक्सेस होने के चांस क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, आपको पैसा क्यों चाहिए। तो इन सब चीजों की जानकारी वो हमको मिलेगी बिजनेस प्लान से। लास्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ बिजनेस। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो क्या आप बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेसमैन इन क्राइसिस मैनेजमेंट में लगा रहता है। रहीम जी नहीं कर सकते एनालिसिस। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने प्लानिंग नहीं किया तो हम एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि इस साल मुझे 5 करोड़ का बिजनेस करना है, लेकिन डेटा नहीं होगा। यस फिरोज जी, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एक्सीलेंट। मुझे 5 करोड़ का बिजनेस करना है, ये मुझे टारगेट अगर फिक्स नहीं किया और साल के एंड में मैं ये तय ही नहीं कर पाऊंगा कि मैंने अच्छा किया या खराब किया, क्योंकि मैंने 6 करोड़ किया तो अच्छा हो सकता है, अगर मैंने 4 करोड़ किया तो मैंने कम किया, अगर 5 करोड़ के सामने 5 करोड़ किया तो मैंने 100% अचीवमेंट किया। लेकिन अगर मैंने टारगेट ही फिक्स नहीं किया तो मैं बिजनेस का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। एक्सीलेंट करिश्मा जी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि डेटा नहीं होगा तो हम कंपेयर किसके साथ करेंगे। सो विदाउट प्लानिंग हम अपने खुद के परफॉर्मेंस को भी एनालाइज नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भी हमें प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन प्लानिंग करने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी। कौन सी चीज है? कौन सी चीज है जो हमें जाननी पड़ेगी बिफोर प्लानिंग? आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मार्केट रिसर्च। ओके, देखिए सबसे पहले है मुझे कहाँ जाना है, वो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज मेरी पोजीशन क्या है। अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है वो मेरा गोल हो गया, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ वो मेरा आज की पोजीशन हो गई। यस निजार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग यस। हमें आज कहाँ खड़े हैं ये हमें पता होना चाहिए। सो बिजनेस एनालिसिस का मतलब यही है कि हम आज की मेरी परिस्थिति क्या है, आज की मेरी स्थिति क्या है। सो बिजनेस एनालिसिस को बहुत सिंपली आपने यस बहुत राइटली बताया कि हमें 3 चीजें ध्यान करनी है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी आज की पोजीशन कहाँ है। सो मैं कैसे जान सकूंगा मेरी पोजीशन? इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, कि आज मेरा सेल्स कितना है। दूसरा, आज मेरा प्रॉफिट कितना है, आज मेरे पास कितने लोग काम करते हैं, आज मेरी लोकेशन प्रेजेंस में कितनी जगह पे मेरी शॉप है या कितनी जगह पे मेरी प्रेजेंस है लोकेशन वाइज। मार्केट विजिबिलिटी, यस, तो मैं कितने मार्केट में मैं अवेलेबल हूँ। लोकली मैं लोकल लेवल पे काम करता हूँ, मैं स्टेट लेवल पे काम करता हूँ या मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ। मेरी प्रेजेंस, मार्केट विजिबिलिटी कब तक, कितने लोगों तक है। कस्टमर सेगमेंट, मेरे जो कस्टमर हैं वो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, वैसा मेरा कस्टमर है, या मिडिल क्लास मेरा कस्टमर है, या प्रीमियम क्लास मेरा कस्टमर है। तो आज का मेरा कस्टमर सेगमेंट कौन सा है। इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा कितना लगा हुआ है आज की तारीख में। बिजनेस मॉडल, मैं होलसेल बिजनेस में हूँ, रिटेल बिजनेस में हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, डिस्ट्रीब्यूशनशिप में हूँ,
मेरा बिजनेस का मॉडल क्या है, मेरा कस्टमर बेस कितना है, मेरे पास मेरे कस्टमर कितने हैं, मेरे 100 कस्टमर हैं, 200 कस्टमर है, 500 कस्टमर है, मैं कैसे प्राइस पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, मैं लोअर मिडिल, मेरा प्राइस जो है वो लो प्राइस है, मीडियम प्राइस है, प्रीमियम प्राइस है। अगर इन सब के बारे में हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी आज की स्थिति क्या है। मैं 5 करोड़ पे हूँ, 1 करोड़ पे हूँ, 5 लाख पे हूँ, 50 लाख पे हूँ, तो मेरा टर्नओवर हो गया। मेरा प्रॉफिट, मुझे 10% प्रॉफिट मिल रहा है, मैं 5% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, या रुपीज में तो मेरे प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट है, 25 लाख का प्रॉफिट है। मेरे पास कितने लोग काम करते हैं, टीम साइज कितनी है, 2 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं। मेरी लोकेशन प्रेजेंस कितने है, मेरी सिटी में 1 दुकान है, 1 जगह हूँ। हमें अपने पैड पे जो आपने राइटिंग पैड लिखा है, आप प्लीज अपनी आज की स्थिति को लिखिए। प्लीज, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन। इसमें से सब पॉइंट लेने जरूरी नहीं है, आप कुछ 3, 4, 5 पॉइंट भी ले सकते हैं इन 1 मिनट। व्हाट इज योर करंट स्टेटस? आप सब ने ये लिख लिया कि व्हाट इज योर करंट पोजीशन, आप अभी कहाँ हैं। टुडे आई एम नॉट इन, नॉट एन वरी, अगर आप बिजनेस में नहीं है तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट एज ए वन ऑफ। ओके, डन, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया कि आज हमारी करंट स्टेटस क्या है। अब हमें 3 चीजें और समझनी है। फर्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और थर्ड इज ट्रेंड। तो हम थ्रेट नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ट्रेंड क्या है। तो स्ट्रेंथ हम सबको पता है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वो मेरी टीम हो सकती है, मेरा नॉलेज हो सकता है। बिजनेस बट स्मॉल लेवल, नो वरी निजार भाई, छोटा है बड़ा है, सबको इस चीज को आप प्लानिंग कर सकते हैं। भले आपका बिजनेस साल महीने का 50,000 का है, लाख का है, 5 लाख का है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये प्रोसेस के साथ चलिए, आपका ये गोल आज सेट हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ इंटरनल यानी मेरी खुद की, मेरी कंपनी के अंदर वो स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेसेस वो भी इंटरनल होती है कि भाई मेरी टीम का नॉलेज कम है, या मेरे वहां पे सिस्टम नहीं है, तो ये मेरी इंटरनल वीकनेस हो गई। मेरी स्ट्रेंथ क्या हो गई कि मेरे पास एक अच्छा कस्टमर मेरी प्रोडक्ट पसंद करता है, या कस्टमर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरे पास अच्छी स्किल है, मेरा नॉलेज है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। अच्छा कस्टमर बेस है, दैट इज ऑल्सो एन स्ट्रेंथ। ट्रेंड क्या होता है, आप सबको जैसे पता है, ट्रेंड इज लुक ब्रॉडली ओवर इंडस्ट्री। आपकी पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो उसे हम कहते हैं ट्रेंड। अब इसको वो सिंपल एकदम समझते हैं, जैसे कि 4 तरह के ट्रेंड चीजों की वजह से, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, 4 तरह की चीजें हैं जिनसे ट्रेंड में बदलाव आता है। सबसे पहले हम सोचते हैं सोशल चेंज। जैसे कि एक साड़ी का व्यापारी है या एक गारमेंट शॉप है जो साड़ी बेचती है। अब ये जो साड़ी बेचती है, अब इस गारमेंट शॉप में कि अब मेरे पास साड़ी के ग्राहक कम आ रहे हैं। आप बता सकते हो क्या चेंज आया, साड़ी के ग्राहक क्यों कम आ रहे हैं? एनीवन? क्यों साड़ी के ग्राहक कम क्यों आ रहे हैं, कौन सा चेंज है ये? न्यू स्टाइल, करीम भाई, ओके, चेंज ऑफ द टाइम। लेस वेडिंग, ओके, लेस वेडिंग से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा। साड़ी के ग्राहक इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि एक सोशल चेंज है। अभी यस, एक्सीलेंट, अभी सलवार सूट ज्यादा चल रहा है, वेस्टर्न स्टाइल ज्यादा चल रहा है, कुर्तीज ज्यादा चल रही हैं, लेगिंग्स ज्यादा चल रही है। तो जो हम ये देख रहे हैं कि आज एक सोशल चेंज है। आज फीमेल जो भी है वो आज साड़ी पहनना ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। अब साड़ी कहाँ पे बिक रही है? ऑफ कोर्स मैरिज में बिक रही है, लेकिन कौन सी वाली? हाई एंड वाली साड़ियां, कि जहां पे मैरिज में साड़ी बिक रही है। तो एक सोशल चेंज है। आप लोगों को ये समझाने के लिए एक एग्जांपल था कि सोशल चेंज की वजह से भी हमारे यहाँ पे ट्रेंड में चेंज होता है। एक्सीलेंट, डिजाइनर की साड़ियां चल रही हैं, एक्सीलेंट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस जैसे कि जीएसटी आ गया, इकोनॉमिकल चेंजेस, जीएसटी आया या इकोनॉमी में कभी कोई चेंजेस आया। सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि कई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में से आज गायब हो गई। जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि एक मोबाइल के आने से
आज हमने घड़ी पहनना बंद कर दिया, कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दिया, डायरी रखना बंद कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से मार्केट से धीरे धीरे बंद हो रही है। सो ये टेक्नोलॉजिकल, ये खाली हमें समझना है। तो इस तरह से ट्रेंड को भी हमें देखना है जब हम प्लान करेंगे। चेंज शायद हमारी इंडस्ट्री में भी आ सकता है और दूसरी इंडस्ट्री भी ऐसी है जिसपे चेंज आने की वजह से शायद हमारे बिजनेस में फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ गया तो प्रोडक्ट के प्राइस पे फर्क पड़ेगा, मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री में भी कई सारे चेंज आ सकते हैं। सो हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और ट्रेंड, इन तीनों को समझना है। ये एक्टिविटी मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं। आप अपने टीम लीडर के साथ बैठ के अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और ट्रेंड के ऊपर डिस्कस कीजिए और इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड आ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? जैसे हमने कहा था टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लान। सो लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब क्या है? 3 से 5 साल, यानी आज हम 2021 में खड़े हैं, 2024 तक मुझे कहां पहुंचना है, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, राइट। सो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, आप सबके पास पेन और पेपर रेडी है, तो 3 साल में हमें कहां जाना है। हम 3 साल का फिगर लेंगे, 5 साल को नहीं लेंगे, बिकॉज जितना ज्यादा लंबा समय हम लेंगे उतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल वो कम है। तो हम 3 साल एक आइडियल समय है जिसके लिए हम कुछ अपना लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान को हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं विजन। तो विजन इज ऑलवेज इन नंबर। एक चीज हमें याद रखनी है, विजन के साथ हमेशा कोई ना कोई नंबर एसोसिएट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको आपके नोटपैड पे लिखना है कि आने वाले 3 साल में, आप 5 साल भी लिख सकते हैं, बट आई आइडियली प्रीफर कि हम 3 साल का टाइम रखें। सो आने वाले 3 साल में आप अपने बिजनेस में क्या हासिल करना चाहते हैं। अब क्या हासिल को मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा। कितना सेल्स, आप कहाँ थे वो आपने लिखा हुआ है एक साइड पे पेड पे, अभी आपको दूसरी साइड पे लिखना है आने वाले 3 साल में आपका सेल्स टर्नओवर कितना होना चाहिए। आज आपकी कितनी ब्रांच है, आने वाले 3 साल में आपकी कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए। आज आपके पास कितने आदमी काम करते हैं, 3 साल में आप कि वहां पे कितने आदमी काम करते होंगे। प्रोडक्ट और सर्विस आज कितनी में डील करते हैं, 3 साल में आपके पास कितनी प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील करेंगे। प्रेजेंस, आज आप एक सिटी लेवल पे है या एक लोकल एरिया में है, आने वाले 3 साल में आपकी प्रेजेंस, आप कहां कहां पे अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं। आपका कस्टमर सेगमेंट, आप आज कौन से कस्टमर लेवल के कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और आने वाले 3 साल में आप किस तरह के कस्टमर से डील करना चाहते हैं। कस्टमर कौन है आपका। और न्यू बिजनेस, अगर आप करंट बिजनेस में हैं तो आने वाले 3 साल में आप कौन से बिजनेस में या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं या आप कुछ उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। आई गिव यू 1 मिनट, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो आपने 3 से 5 साल के लिए एक रफली अपना गोल जो है वो आपने सेट किया है, राइट। आपको एक उसका रॉ मटेरियल मिल गया है, इसको थोड़ा हम अभी फ्रेम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपके लिए कुछ सैंपल रखे हैं। चलिए अभी हम थोड़ा सैंपल को देखते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है। इन्होंने थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिखा है। अब इन्होंने क्या लिखा है। एक शुभम गार्डन विंडो कंपनी है, ये लिखती है कि विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स ग्रो शुभम गार्डन विंडो कंपनी इनटू 4 करोड़। तो उसको कहां पहुंचना है 3 साल में, 4 करोड़ पे। होम प्रोडक्ट्स कंपनी, यानी वो होम प्रोडक्ट कंपनी होगी, स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कस्टम एंड रिप्लेसमेंट गार्डन विंडो एंड स्काईलाइट्स। कितनी चीजों की क्लैरिटी मिल रही है आपको। 3 साल में कंपनी को कहां जाना है, शुभम गार्डन कंपनी को 4 करोड़ का बिजनेस करना है, होम प्रोडक्ट में डील करेगी, स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में होगा और डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा किस चीज का, कस्टम रिप्लेसमेंट गार्डन विंडोज एंड स्काईलाइट्स। तो प्रोडक्ट कौन सी हुई, कस्टम विंडो, कस्टम एंड रिप्लेसमेंट गार्डन विंडो एंड स्काईलाइट उसकी प्रोडक्ट हो गई। चैनल डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग उसका काम हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया मैन्युफैक्चरिंग। 4 करोड़ का टर्नओवर करना है, कब, 3 साल में। क्लियर हो रहा है आपको, आपका विजन कैसे लिखना चाहिए आपको। ओके चलिए दूसरा विजन देखते हैं। अगर इसके बाद क्लैरिटी के ऊपर बात करेंगे थोड़ा। स्वस्तिक बिजनेस इंटीरियर कंपनी है, ये अपना गोल कैसे बनाया इन्होंने, विजन विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, यानी यहां से आने वाले 3 साल में। अब यहाँ पे आप 2024 लिख सकते हैं, 3 साल में यानी। तो आने वाले 3 साल में स्वस्तिक बिजनेस इंटीरियर कंपनी को 2 करोड़ की कंपनी बनाना है। स्पेशलाइजेशन किसमें होगा,
प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेटिवली प्राइस फर्नीचर, यानी इनका प्राइस कैसा होगा, कॉम्पिटेटिव विथ सुपीरियर सर्विस, और सर्विस स्टैंडर्ड कैसा होगा, एक्सीलेंट, सुपीरियर सर्विस ये लोग प्रोवाइड करेंगे टू कंपनीज। कौन सी कंपनी को, विथ 50 to 100 एम्प्लॉइज, यानी कौन सा कस्टमर होगा, सेगमेंट कौन सा होगा, ऐसी कंपनी जिसके पास 50 से 100 आदमी काम करते हैं, ऐसी कंपनी को हम टारगेट करेंगे। आने वाले 3 साल में हमें 2 करोड़ का बिजनेस करना है। स्पेशलाइजेशन होगा हमारा कॉम्पिटेटिवली प्राइस फर्नीचर, और हमारी सुपीरियर सर्विस पे हम फोकस करेंगे। क्लियर हो रहा है? हमने जो पिछली स्लाइड पे बात की थी, अगर आपको रिमाइंड कराऊं मैं पिछली स्लाइड, आपको थोड़ा यहां से रिलेट कर पाएंगे। ब्रांच आ गई, प्रोडक्ट और सर्विस आ गई, प्रेजेंस आ गई, कस्टमर सेगमेंट आ गया, और टर्नओवर आ गया। सो प्लीज राइट डाउन अ रफ सेंटेंस। जैसा ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, ऐसा रफ सेंटेंस आई वांट कि आप लोग जो है वो आप लिखिए। आप गुजराती में लिखिए, हिंदी में लिखिए, लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके लिए है, आपको समझ में आना चाहिए। सो आपको एक फेयर आइडिया यहां से आ गया कि आने वाले 3 साल में हमें कितनी चीजें लिखनी है। We have a vision of 10 branches in coming 3 years. Excellent. Turnover of 5 crore to create team size of 200 employees. Excellent. Clap होनी चाहिए आपके लिए सर। Nadia Mistry, within 3 years my online shop which is limited in Telangana will be for whole India. Okay. कितना turnover? Please write down the amount. In 3 years we added 2 shop of medicine with $15,000 में supply medicine after that. Excellent. To become market leader in Kolhapur by selling 100 crore machine and starting new machine mall. Okay, not in bad. Excellent. So आप लोगों को एक क्लैरिटी अभी मिलना चालू हो गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, 5 cities ऑफ गुजरात, कैपिटल 50 लाख, सेल्स 5 लाख पर मंथ। ओके, नॉट इन बैड फिरोज भाई। अब इसको थोड़ा रिफाइन करना है आपको इस सेम फॉर्मेट में। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी हेल्प लगेगी, आप अपने टीम लीडर की इसमें हेल्प ले सकते हैं, बट एक विजन स्टेटमेंट आपका नेक्स्ट सेशन से पहले बन जाना चाहिए। थोड़ा इसको रिफाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कौन सी, कस्टमर सेगमेंट क्या है, प्रेजेंस कितनी सिटी में, स्टेट में, किसको फोकस करेंगे, थोड़ा इसको और अपने को डिटेल में काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन स्टेटमेंट। ओके, आने मिशन स्टेटमेंट का मतलब है कि कस्टमर की नजर में हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम कस्टमर की लाइफ में कौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा समझिए। हम कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमारे बिजनेस के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा मिशन हो गया, हमारा पर्पस हो गया बिजनेस करने का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डोमिनोज क्या देता है, फास्ट डिलीवरी। फेडेक्स क्या दे, फास्ट डिलीवरी यानी 30 मिनट्स में डिलीवरी अगर नहीं मिली तो आपसे पैसा नहीं लेंगे। डोमिनोज पर्पस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, घर पे बैठे हैं और मुझे अगर भूख लगी है, मैं ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ, बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन क्या है, डोमिनोज में लेके आए तो 30 मिनट में आपको घर पे बैठ के आपको पिज्जा मिलेगा। फेडेक्स का पर्पस क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, उस समय पोस्टल सर्विस हुआ करती थी यूएसए में, जो कि कुरियर डिलीवर करती थी, बट प्रॉब्लम क्या था, कोई एक्यूरेसी नहीं थी, टाइम पे डिलीवरी नहीं करते थे, किसी को पता नहीं रहता था कब प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो फेडेक्स ने क्या मंत्र दिया, स्मॉल पार्सल ओवरनाइट डिलीवरी। तो प्रॉब्लम क्या था कि पार्सल टाइम पे नहीं मिलता था, तो फेडेक्स क्या लेके आया, 24 घंटे में डिलीवरी करना। ये फेडेक्स ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया। वो लोगों, हमने आगे भी बात की थी, इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी, BMW ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वॉलमार्ट लो प्राइस, जियो इंटरनेट। अब हमारा ग्राहक की नजर में हमारा बिजनेस क्यों स्टैंड करता है, हमारे ग्राहक को हमारे बिजनेस से क्या वैल्यू मिलती है, वो वैरायटी हो सकती है, वो हमारा लो प्राइस हो सकता है, हमने ग्राहक के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हमारा एक पर्पस होगा बिजनेस को करने का। जो 2 एग्जांपल हमने देखे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। शुभम गार्डन विंडो कंपनी क्या कहती है, ब्रिंग लाइट, एयर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर इनटू द होम थ्रू क्रिएटिव विंडोज। तो शुभम गार्डन क्या ला रहा है, उसने क्या देखा कि घर के अंदर लाइट आनी चाहिए, एयर आनी चाहिए, ब्यूटी ऑफ नेचर आनी चाहिए, और उसके लिए हम क्रिएटिव विंडोज बनाएंगे। ये हमारा पर्पस है। स्वस्तिक बिजनेस इंटीरियर का क्या मतलब है, उनका क्या पर्पस है, वी क्रिएट इनोवेटिव वर्क स्पेसेस। सो स्वस्तिक बिजनेस इंटीरियर का पर्पस है कि वो इनोवेटिव वर्क स्पेसेस बनाएंगे। इनोवेटिव वर्क स्पेस का मतलब क्या है कि ऐसे वर्क स्पेस कि जो बहुत इनोवेटिव होंगे, कंफर्टेबल होंगे,
नए तरीके के होंगे, मॉडर्न होंगे। अब आपके कस्टमर की नजर में क्या वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्पस हो गया, जो ग्राहक को, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा मिशन हो गया। आगे बढ़ते हुए शॉर्ट टर्म प्लान, जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि मैं एक साल के गोल को, 3 साल के गोल को 1 साल में डिवाइड नहीं कर सकता, ऑफकोर्स कर सकते हैं, अब वो टाइम आ गया है। शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर हम बात करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान इज फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, बट आई प्रीफर कि हम 1 साल के बारे में ही अभी प्लान बनाएंगे। 1 साल क्या हो गया, 1 साल हम 2 तरीके से ले सकते हैं, या आज से चालू करके, जुलाई से चालू करके अगली जुलाई तक, या जुलाई से चालू करके 31 मार्च 2022 तक। सो मेरा प्रेफरेंस है कि आप यहां से लेके 31 मार्च 2022 तक हम प्लान अभी बनाएंगे कि हमें वहां तक क्या हासिल करना है। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, शॉर्ट टर्म प्लान में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको लिख लेना है। अभी लिख लेना है मतलब आने वाले 1 साल में आपके नोटपैड पे लिखना है, आने वाले 1 साल में इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सेल्स, टीम, नेट प्रॉफिट, ब्रांच, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, आरओआई, ग्रॉस प्रॉफिट, न्यू कस्टमर, रिपीट कस्टमर, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और जॉब वर्क, कॉस्ट रिडक्शन, सर्टिफिकेशन, कम्युनिटी एक्टिविटीज, मार्केट क्रेडिट, स्टॉक लेवल, सेल्स पर एम्प्लॉय, सर्विस टाइम, डिलीवरी टाइम, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एट्रिशन रेट यानी आदमी के छोड़ के जाना, कैश फ्लो, प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन का आपका प्रोडक्शन इन टन, टोटल प्रोडक्शन, डाउन टाइम, अगर प्रोडक्शन है तो कितने टाइम मशीन बंद रहेगा, दैट इज डाउन टाइम, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आज कितने टन किया है या कितना माल बना सकते हैं, आगे कितना बना पाएंगे, न्यू सप्लायर, मेरे पास सप्लायर का प्रॉब्लम है तो क्या मेरे आने वाले 1 साल में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे सप्लायर पे फोकस करना है, तो आप उसको लिख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो हो सकता है आपका डेप्थ, मेरे पे बहुत सारा डेप्थ है, मुझे बहुत सारे लोगों को पैसा देना है, तो मुझे ये 1 साल में ये इसमें से बाहर निकलना है। वर्किंग डेज एंड हॉलीडेज, मुझे अब मैं पूरा बिजी हूँ, मुझे अपने लिए कुछ समय चाहिए, तो मेरा हॉलीडे और वर्किंग डे जो है वो मुझे कम करना है, हॉलीडे बढ़ाना है। लर्निंग, ये भी मेरा 1 साल के गोल के अंदर जरूरी है। 7 to 8 आइटम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके नोटपैड पे लिखिए। आपके लिए सेल्स जरूरी है आने वाले 1 साल में, टीम जरूरी है, नेट प्रॉफिट जरूरी है, कौन सी चीज है, सेल्स इज कंपलसरी, राइट, बाकी सारी चीजें आपके लिए ऑप्शन है। अभी हमने फोकस एरिया जो लिखा है उसके नीचे उसको हमें थोड़ा डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैंने सेल्स लिखा है तो हाउ मच सेल्स इन करंट ईयर, मुझे कितना सेल करना है ये साल में, प्लीज डिफाइन। अगर आपने जो भी पॉइंट लिखे उसके सामने आप उसको डिफाइन करते जाइए। सेल्स लिखा है कितना सेल्स, प्रॉफिट लिखा है कितना प्रॉफिट, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, नेट अमाउंट में भी लिखें चलेगा, आपके ऊपर है, आपको समझ में आना चाहिए। प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन अभी हो रहा है, कितना बढ़ाना है, कितना हो रहा है वो आपने करंट स्टेटस में लिख लिया था, अभी आ गया सीधा ये साल के एंड तक में आपको कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है। नई प्रोडक्ट अगर आपको कुछ ऐड करनी है तो वो आप लिख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट मुझे ऐड करनी है। अभी मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा है, आपने जो पॉइंट लिखा था आपके नोटपैड में आपको उसका डिटेल लिखना है। जैसे अगर मैंने टीम नहीं लिखा है तो यहाँ पे अभी टीम लिखने की जरूरत नहीं, आपने जो सिलेक्ट किया एरिया, मैंने लिखा ना सिलेक्शन एरिया, ये मैंने सिलेक्ट किया है एग्जांपल के लिए, आपने जो सिलेक्ट किया है दैट यू नीड टू राइट। ओके डन। फ्री टाइम, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं अभी इस साल मुझे 30 दिन फ्री चाहिए, 30 दिन का हॉलीडे करना है, वो भी आप लिख सकते हो। न्यू प्रोडक्ट, जैसे मैंने लिखा है मुझे 2 नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, मुझे अपना प्रोडक्शन 20% बढ़ाना है, प्रॉफिट मुझे 10 से 12% पे लेके जाना है, सेल्स मुझे 50 लाख था या 5 लाख था, 50 लाख से मुझे 1 करोड़ पे लेके जाना है, या 5 करोड़ है तो 7 करोड़ पे लेके जाना है, जो भी आपका टारगेट है प्लीज उसको आप डिफाइन कीजिए। डन। चलिए सो आगे बढ़ते हुए अभी हमने एक ब्रॉडली फिक्स कर लिया है कौन कौन से एरिया है जो हमें इंप्रूव करने हैं ये 1 साल में, और उसमें हमने थोड़ा सा उसको नंबर दे दिए हैं।
अब इसको थोड़ा हमें डिफाइन करना है इन द सेंटेंस। देखिए जैसे स्वस्तिक वाले ने, स्वस्तिक का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसने किस तरह से किया है, जनरेट सेल्स ऑफ 5 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 1 करोड़ ओवर लास्ट ईयर। अभी उसको क्या करना है, 5 करोड़ का सेल करना है, और 5 करोड़ का सेल करना है, और वो क्या होगा, 1 करोड़ बढ़ाना है ये साल में। जो पिछले साल 4 करोड़ था, तो इस साल 5 करोड़ का सेल जनरेट करना है और 1 करोड़ उसको बढ़ाना है। दूसरा, इंक्रीज ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम 28% टू 33%। दूसरा क्या करना है उसको, 28% अभी उसका ग्रॉस मार्जिन है जिसको 33% पे लेके जाना है। थर्ड क्या करना है, इंक्रीज नेट प्रॉफिट। अभी इसने रुपीज वैल्यू में भी ले लिया कि भाई 25 लाख का जो प्रॉफिट था 2022 में तक उसको लेके जाना है, एंड इंक्रीज ऑफ 10%, यानी 2022 तक में उसको 25 लाख का प्रॉफिट करना है, ये उसका एक गोल है। तीसरा, रिड्यूस अमाउंट रिसीवेबल टू 41 डेज। अपना जो अमाउंट रिसीवेबल यानी जो मार्केट क्रेडिट, जो पैसा उधार है उसका मार्केट में, वो क्रेडिट पीरियड उसको 60 दिन से या 90 दिन से 41 डेज पे लाना है। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, इंक्रीज ऑफ ऑर्डर एट 1 लाख रुपीज लेवल टू 50% ऑफ बिजनेस, एंड 2.5 लाख रुपीज का जो ऑर्डर है वो 20% ऑफ बिजनेस आना चाहिए, यानी ऑर्डर वैल्यू। अब ये रिटेल में भी एवरेज बिल वैल्यू हम कह सकते हैं, और यहाँ पे भी ऑर्डर वैल्यू है। तो ऑर्डर वैल्यू क्या इन्होंने लिखा है कि मेरा जो बिजनेस होगा उसमें 50% बिजनेस ऐसा होगा कि जो ऑर्डर का वैल्यू जिसका 1 लाख होगा, और 20% मेरे बिजनेस में से 20% बिजनेस ऐसा होगा जिसका ऑर्डर वैल्यू 2.5 लाख का मिनिमम टिकट वैल्यू होगा। सो अब मुझे कैसे कस्टमर पे फोकस करना है इसका यहाँ से पता हमें चल रहा है। सो आपका जो प्लान आपने अभी जो रफली यहाँ पे बनाया था इस तरह से, इसको हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है इनटू दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अब एक रिटेल का जो करियाना स्टोर है वो 1 साल का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा, तो सबसे पहले कि भाई सेल्स टर्नओवर मेरा 90 लाख मुझे लेके जाना है फ्रॉम 60 लाख, यानी अभी मेरा महीने का बिजनेस 5 लाख है, मुझे 7.5 लाख पर मंथ पे लेके जाना है। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम 10% टू 12%, अभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो बैठ रहा है वो 10% बैठ रहा है, उसको मुझे 12% पे लेके जाना है। मेरा जो स्टॉक है वो 90 दिन का स्टॉक है, उसे मुझे 45 दिन पे लेके जाना है। मेरा कस्टमर बेस जो है वो 1000 है, उसको मुझे 1500 पे लेके जाना है ये साल के एंड तक। मेरा जो डेड स्टॉक है उसे मुझे 5% कम करना है। मेरा जो फ्री टाइम है वो 10 घंटे पर वीक मुझे अपना फ्री टाइम बढ़ाना है, एंड रीड 1 बुक पर मंथ, और मुझे हर महीने 1 बुक पढ़नी है। तो ये मेरा एक टारगेट हो गया अगर मैं एक रिटेल का करियाना स्टोर चला रहा हूं। तो अगर मैं पार्लर चला रहा हूं तो क्या हो सकता है, सेम वे, सेल मेरा 60,000 से इस साल 3 लाख पे पहुंचाना है। इंक्रीज माई प्रॉफिट मार्जिन बाई 15% टू गेट 10 मैरिज ऑर्डर, मुझे 10 मैरिज के ऑर्डर लेने हैं इस साल। टू इंक्रीज माई रेगुलर कस्टमर बेस फ्रॉम 100 टू 250, मुझे 100 से 250 तक अपने कस्टमर बेस को लेके जाना है, और मुझे 1 असिस्टेंट हायर करना है इस साल में, और मेरी खुद की एक हर्बल प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करनी है बाय नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये एक मैंने रफ प्लान आपके लिए बनाया है। अगर आप में से कोई पार्लर में है, करियाना में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। सो ऑब्जेक्टिव सैंपल में अगर मैंने खाली इतना लिख दिया कि मुझे सेल बढ़ाना है तो वो काम नहीं करेगा। मुझे कैसे लिखना है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज सेल 25%, 4 करोड़ टू 5 करोड़, स्पेसिफिक। तो मुझे ये ध्यान रखना है, मुझे नई प्रोडक्ट लानी है, ये काम नहीं करेगा। मुझे प्रोडक्ट कौन सी नई लानी है भाई, हेयर केयर लाइन में एक प्रोडक्ट लानी है फर्स्ट क्वार्टर में जिसमें से 25 लाख का बिजनेस होगा, और स्किन केयर प्रोडक्ट मुझे लानी है थर्ड क्वार्टर में जिसमें से 10 लाख का सेल होगा। तो इसको हमें और प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के सैंपल है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो खाली प्रॉफिट बढ़ाना है वो नहीं चलेगा, कितना बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है। जैसे इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्ट मार्जिन मुझे 40% पे लेके जाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो डिस्काउंट है, जो मेरे छोटे छोटे कस्टमर है उसको डिस्काउंट में कम करूंगा 3% से, और नई प्रोडक्ट में जो लॉन्च करूंगा उसमें मिनिमम टारगेट रखूंगा कि 45% का मेरा ग्रॉस मार्जिन हो। तो इस तरह से मैं करूंगा। तो जब हम प्लान बनाएंगे तो हमें इस तरह से इसको लेके जाना पड़ेगा, तो हमारा प्लान फ्रूटफुल होगा। सो जब हम 1 साल का प्लान हमने बना लिया, तो उसके बाद आता है हमारा 90 डेज का माइक्रो प्लान। माइक्रो प्लान का मतलब क्या है कि आने वाले 90 दिन में हम क्या करेंगे। जो हमने पहले साल का जो प्लान बनाया 1 साल का, फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ करना है मुझे 1 साल में,
तो इसको हम अब आगे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 3 क्वार्टर में। तो जुलाई अगस्त सितंबर में मैं कितना करूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं कितना करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च में मैं कितना करूंगा। प्लीज फटाफट लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, 3 क्वार्टर में डिवाइड करना है हमें, नंबर 1। और ध्यान क्या रखना है हमें, डोंट डिवाइड टारगेट इक्वली सेम इन ऑल क्वार्टर। हर क्वार्टर में सेम डिवाइड नहीं करना है। हमें कितनी चीजें ध्यान रखनी है, हमारी सीजन, हमारे फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और उनकी स्किल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से हमें क्वार्टर वाइज टारगेट डिवाइड करना है। तो मेरी सीजन कब आएगी, जैसे अगर रिटेलर हूँ तो मेरी दिवाली आने वाली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मेरा जो क्वार्टर है वहां पे मैं ज्यादा बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैंने वहां पे 2.5 करोड़ लिखा है। जुलाई अगस्त सितंबर रेनी सीजन है, ज्यादा कस्टमर नहीं होंगे तो मैंने 1 करोड़ लिखा है। जैन फेब मार्च में उत्तरायण आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाली है, तो मैंने वहां पे 1.5 करोड़ का टारगेट रखा है। जब भी हम क्वार्टरली डिवाइड करेंगे तो हमें ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, मेरा सीजन, मेरा फेस्टिवल, हॉलीडे, प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा एम्प्लॉय की अभी वो स्किल है उसको बेचने की, या मैं नए एम्प्लॉय लेने वाला हूँ। अगर नए एम्प्लॉय लेने वाला हूँ तो वो मुझे टारगेट को अगले क्वार्टर में बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम क्वार्टरली के बाद में क्या आएगा, सीधा मंथ वाइज, जुलाई महीने में कितना, अगस्त में कितना, सितंबर में कितना। यू नीड टू प्लान एवरी गोल इन द सेम वे। जैसे कि अभी हम सेल्स की खाली बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कितनी चीजें टिक की थी, 6 से 7 चीज। तो हमको हर किसी के बारे में क्वार्टरली और मंथली बेस पे उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आर यू एग्री? ठीक है, बहुत अच्छे से आपने समझा। मैंने खाली सेल्स का एग्जांपल लिया, याद रखिएगा हमें खाली सेल्स नहीं करना है, सेल्स के अलावा प्रोडक्ट नई ऐड करनी भी हो गई, प्रोडक्शन भी हो गया, टीम एम्प्लॉय भी हो गए। हर चीज को हमें क्वार्टरली और 90 डेज और मंथली बेस पे लेके जाना है। इसको कहते हैं हम माइक्रो प्लान या एक्शन प्लान। अब इसको हम थोड़ा स्टेप में लेके जा सकते हैं। अगर एक्शन प्लान में जैसे मैंने लिखा है कि मुझे एक आदमी लेना है जुलाई में, तो मैं क्या करूंगा, भाई उसका पोजीशन क्या है, अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, पीयून है, सेफ है, पार्लर असिस्टेंट लेना है, उसका एजुकेशन कितना होना चाहिए, सैलरी क्राइटेरिया उसकी क्या होगी, कब से उसे ज्वाइन करवाना है, हायरिंग सोर्स कहाँ से होगा, मैं कहाँ से लाऊंगा आदमी, सोशल मीडिया में डालूंगा, न्यूज़पेपर में डालूंगा, रेफरेंस से लाऊंगा, मेरे पास करंट एम्प्लॉय उससे लाऊंगा, किससे लाऊंगा, मैसेज क्या लिखूंगा, अगर मुझे ऐड देनी है तो मैसेज में क्या लिखूंगा, रिज्यूम अगर उसके बाद मेरे पास आते हैं बायोडाटा तो मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूंगा, उसका पर्सनल इंटरव्यू कैसे लूंगा, सिलेक्शन कैसे करूंगा, ऑफर लेटर कैसे दूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा कि नहीं, उसको ट्रेनिंग कैसे दूंगा। तो छोटे छोटे एक काम के लिए आपके पास बहुत सारे टास्क हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ द टास्क, हु विल डू इट, इसको कौन करेगा, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, इसको कब करना है, और हु विल चेक। सो सारे काम अपने सर पे नहीं लेने हैं। अगर आपके पास टीम है तो आप उसको डेलीगेट कीजिए, और प्लीज इन चीजों को हम प्रोसेस में रखेंगे। कोई भी टास्क जो यहाँ पे आपने एक्शन प्लान बनाया है उसके सामने आपको टास्क बनाने हैं, और टास्क के सामने टास्क का नाम, उसको कौन करेगा, कब तक करेगा, और उसको कौन चेक करेगा। जब तक ये 5 या 4 चीजें आप डिफाइन नहीं करते, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टास्क क्या है, कब तक करना है, कैसे करना है, और उसको कौन चेक करेगा, तब तक हमारा प्लानिंग प्रोसेस अधूरा है। सो आई होप आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब यहाँ से एक्टिविटी बहुत सिंपल है, जो भी अभी हमने रफली किया है, दिस ऑल नीड टू बी डन प्रॉपरली। तो आपके विजन, मिशन, क्वार्टरली गोल, मंथली गोल, उसका एक्शन प्लान, उसके टास्क, और उसके सामने ये प्लानिंग प्रोसेस कि कौन करेगा, कैसे करेगा, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन करने के बाद योर प्लानिंग आपको सीधा उसके ऊपर सीधा एग्जीक्यूशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कुछ आपके पास रफ एक रॉ मटेरियल मसाला तैयार हो गया होगा, जिसको अब आप और शांति से बैठ के डिफाइन कर सकते हैं। तो या थैंक यू वेरी मच। याली मदद, ओवर टू यू निकिता। Thank you so much Sahil sir, it was really a very great presentation plus the ideas जो आपने दिए हमें, जो भी हमने सीखा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ये सारी चीजों पे काम करेंगे। आपके जो एग्जाम्पल्स हमें सुनने मिले हैं वो काफी हद तक हमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत ईजी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो बिफोर वी एंड द सेशन,
थोड़े से अनाउंसमेंट्स है मेरे लिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी डिटेल में, हमको सर ने बताया था कि थोड़े जो प्राइजेस हमको मिलने वाला है क्वार्टरली बेसिस, फाइनल अवार्ड्स वगैरह। तो ये एक जिस्ट है आपके लिए अगर आप देखना चाहे तो। बाकी का हमारे पास फ्यूचर में हमारे जो लीडरशिप बोर्ड है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन कर देने में आएगा। नेक्स्ट एक और चीज आपको बतानी थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में है। अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड नहीं है तो आप प्लीज अपने लोकल बोर्ड मेंबर्स को अप्रोच करिए एंड वो आपको डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी हमें जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो भी होमवर्क हमको मिलता है, हम इंश्योर करते हैं कि हम वो टाइमली मैनर पे खत्म कर दे और वो डिस्कस करें हमारे लीडर्स के साथ, जो सो दैट हमको आगे और भी गाइडेंस की जरूरत है तो हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। सो जो भी असाइनमेंट्स हमको मिल रहे हैं उसे प्लीज टाइम पे खत्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज सेशन। इट वाज अ ग्रेट हैविंग यू गाइज, और आशा करते हैं कि हम जो भी सीखते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच एंड या अली मदद।